नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 9th ऑफ मई 9 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, आप अपने साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहा करिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपकी वही शॉर्ट नोट्स आपके काम आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, ना सिर्फ भारत का बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि किस राज्य में दोस्तों बनाया जाएगा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड किया करूं तो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं 4, जिन्हें आंसर पता रहा करे वो कमेंट बॉक्स में आंसर साथ में करते रहा करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, यानी कि महाराष्ट्र में जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है, ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है। रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड परियोजना, ठीक है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी सर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड परियोजना है, ये दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर है। ठीक है, जो कि कहाँ पे दोस्तों बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। इस रिफाइनरी की बात करें तो यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला है, वहां पे गांव है बारसू गांव, वहां पे इस परियोजना को स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की दोस्तों बात करें तो देखिए, ये परियोजना को किसके किसके द्वारा जो है, ये एक संयुक्त उद्यम है, बहुत सारी कंपनियां इसमें लगी हैं। तो देखा जाए ये जो एक संयुक्त ये उद्यम है, जिसमें देखा जाए भागीदार कौन कौन से हैं, तो सऊदी अरमाको, ठीक है, ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। वहीं देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और साथ ही साथ देखा जाए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये विभिन्न जो है उद्यमों की एक भागीदारी ये परियोजना है, कई सारे इसमें जो है भागीदार है। इससे क्या होगा दोस्तों, इस परियोजना से, तो यह परियोजना जो है भारत को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथ ही साथ जो हम आयात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जो हमारी जो आयात है उस पर निर्भरता भी कम होगी। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी दोस्तों बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय शक्ति बढ़ेगी, आय शक्ति बढ़ेगी दोस्तों तो लोगों का क्या होगा, लोग निवेश कर पाएंगे अपने हेल्थ सेक्टर में, अपने एजुकेशन सेक्टर में, सभी सेक्टर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत सारे क्षेत्रों में इस परियोजना से विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र। कौन सा दोस्तों, तो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, मुंबई है। इसके राज्यपाल रमेश बैस है। वहीं बात करें दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, यहाँ पे विधायिका की दोस्तों बात किया जाए तो द्विसदनी विधायिका है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 19 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी दोस्तों 48 सीटें हैं। देखिए, आजकल हमारे जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए नेशनल पार्क वगैरह ऐसी चीजें जो लोगों को अक्सर भूल जाती है, तो मैं जनरली इसको शामिल करती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय उद्यान की कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी, माफ करिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, करनाला पक्षी अभ्यारण्य है, नागजीरा वन्य अभ्यारण्य। तो ये विभिन्न पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बात करें राजकीय लोक नृत्य की दोस्तों, देखिए यहाँ पे लावड़ी है, पोवाड़ा है, धनगढ़ी गाजा है, कोली है। तो ये हमें जो है राजकीय लोक नृत्य भी यहाँ पे देखने को मिलता है महाराष्ट्र से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं ये मॉरिशस दौरे पे गए थे और इस दौरान इन्होंने, ठीक है, जिनका नाम है देखिए क्या है, महाराष्ट्र के जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो इन्होंने देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे मॉरिशस में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या किया, प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी परियोजना शुरू की गई है। तो बिजनेस रेडी परियोजना किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की परियोजना है जो कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पे स्थान पे लाया गया है। तो देखा जाए ये बिजनेस रेडी जो परियोजना है ये एक नई परियोजना है जिसकी शुरुआत किया गया है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। उद्देश्य देखिए क्या है, जितनी भी दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में किस तरीके का व्यापार का जो है माहौल है इस टाइम, वहां पे जो है निवेश की क्या स्थिति है, ये एक तरीके से इन सब का आकलन करेगा ये परियोजना वर्ल्ड बैंक का बिजनेस रेडी परियोजना। ये एक तरीके से दोस्तों इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ही है कि किसी भी देश की जो स्थिति को जानना कि वहां पे देखिए कौन सा माहौल है, क्या वहां पे निवेश करने की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। तो जैसा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में जब वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट जारी करता था तो उस हिसाब से जो है पे निवेश वगैरह आकर्षित होते थे। उसी तरीके की चूंकि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया तो उसी स्थान पे देखा जाए न्यू जो है विकास यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी परियोजना लाई है। ये देखा जाए तो ये जो नई पहल है ये डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की जगह लेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो कि अगर हम डूइंग बिजनेस की बात करें तो ये 2 दशक से अधिक समय से इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का आकलन करने के लिए विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख जो है कार्यक्रम रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करें बिजनेस रेडी परियोजना का उद्देश्य देखिए क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया हर देश के जो आर्थिक वातावरण है उन आर्थिक वातावरण को जो गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार करना। ठीक है, तो निजी क्षेत्रों के लिए तैयार करना, वही देखा जाए प्रत्येक अर्थव्यवस्था में व्यापार करने में आसानी का आकलन और रैंकिंग, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और नीति निर्माताओं और हितधारकों को सिफारिशें प्रदान करके किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से किसी भी देश के उसमें व्यापार किस आसानी से हो सके रैंकिंग जारी किया जाएगा, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे सुधार करने की आवश्यकता है इसकी पहचान की जाएगी। जो नीति निर्माता है जो कि व्यापार के क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करते हैं, निवेश के क्षेत्र में और हितधारकों को इन सब से सिफारिश किया जाएगा कि मतलब एक तरीके से व्यापार के हित में नीतियां वगैरह बनाई जाएंगी। तो इन सब के आधार पे जो है ये देखा जाए बिजनेस रेडी परियोजना शुरू की गई है दोस्तों किसके स्थान पे, तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पे। दोस्तों बात करें विश्व बैंक, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था क्योंकि अब जो है विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष दोस्तों चुने गए हैं वो चुने गए हैं अजय बंगा। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं जिनके नाम को देखा जाए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों जो देखा जाए राष्ट्रपति है जो बाइडेन अमेरिका के, उनके द्वारा। तो आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों किसे, अजय बंगा को। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, तो डेविड मालपास का ये स्थान लेंगे जून में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया। तो एक बार वहां पे फिर से संविधान में थे बदलाव किया जाएगा, उसको फिर से लिखा जाएगा, इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया है किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, तो ये किया गया है मध्य एशिया का देश है दोस्तों उज्बेकिस्तान। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये मध्य एशिया का देश है, ठीक है, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, सोवियत संघ जब टूटा तो उससे जो है 5 मध्य एशिया के देश निकले थे। उज्बेकिस्तान की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे मतदान कराया गया है संविधान में संशोधन के लिए। ठीक है, तो संविधान में संशोधन के लिए यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, उसके पक्ष में ही जो है मतदान किया गया है, काफी ज्यादा मत आए हैं। और ये जो नए बदलाव में देखिए क्या बात किया गया है वहां के जो राष्ट्रपति हैं कि एक तरीके से वहां पे जो है मानव अधिकार का वादा किया गया है, जो वहां के लोग हैं उनके अधिकारों को एक तरीके से विस्तारित किया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बात किया गया है कि जब नया संविधान बनेगा जो लिखा जाएगा तो उसमें जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2040 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो कि वर्तमान में देखिए 5 सालों का है। ये भी बात की गई है कि 40 मतलब 7 वर्षों का कार्यकाल कर दिया जाएगा। तो विपक्ष के द्वारा एक तरीके से वहां पे क्या किया जा रहा है, इस चीज की जो है आलोचना भी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद पे रहेगा तो इससे एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी, क्योंकि इसके जो पहले भी जो राष्ट्रपति थे वो बहुत लंबे कार्यकाल तक अपने जो है पद पे थे। तो इस कारण से वहां के विरोध ये सारी चीजें की जा रही हैं। बात करें दोस्तों उज्बेकिस्तान के जो मतदाताओं ने देखा जाए तो ये जो मतदान कराया गया है उसमें संविधान में जो संशोधन के लिए तो एक तरीके से बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पे पक्ष में जो है वोट किया गया। तो देश के जो संविधान को संशोधित करने के जो राष्ट्रपति है वहां पे शौकत मिर्जियोवे, उनके जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, जिससे पूर्व सोवियत गणराज्य के नागरिकों को
अधिक अधिकार प्रदान करने का वचन दिया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये बात की गई है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान की, जो कि मध्य एशिया का देश है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी अपनी सामुद्रिक सीमा नहीं है, पूरी तरीके से ये देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों ये देखिए मध्य एशिया का देश है, आप देख सकते हैं इसकी सीमा देखिए किससे किससे लग रही है। तो आप उत्तर से देखते हुए चले, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा देखने को कौन सा देश दोस्तों, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, फिर देखा जाए यहाँ पे किर्गिस्तान, फिर यहाँ पे देखिए तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, आपको अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा देखने को मिल रही है और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है। तो पूरी तरीके से ये चारों ओर से अपने जो है देशों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ की जो राजधानी है वो है ताशकंद और यहाँ पे आपको खीवा जो है एक दिख रहा है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो खीवा जो कि किस देश में स्थित है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो है ताशकंद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है उज्बेकिस्तान सोम जो है वो यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो शौकत मिर्जियोयेव जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीती है। तो देखा जाए जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो है 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीती है। किस राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय ने दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, फोर्थ इसका जो है डी करेक्ट ऑप्शन है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखा जाए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता थी दोस्तों, जिसको देखा जाए किसने जीता है, तो जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जिला है नादिया जिला, वहां पे जो जवाहर नेहरू विद्यालय है उसने जो है 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीती है। देखिए ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन पिछले 26 वर्ष से संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो कि किसके, जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, किसके द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस जो है युवा संसद जो है स्कीम का, तो ये युवा पीढ़ी जो है उनमें एक तरीके से अनुशासन, विचारों की न्याय संगत अभिव्यक्ति और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना, यही इस प्रतियोगिता का बेसिकली उद्देश्य है। इसे जो दिया गया है, ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने जो है दिया है नई दिल्ली में प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है ये पुरस्कार वितरित किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में किस राज्य के जो है नवोदय विद्यालय को दिया गया, जवाहर नवोदय विद्यालय को, तो पश्चिम बंगाल के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क विकसित करने की योजना बनाया गया है। तो जैसे डिज्नीलैंड की तर्ज पे एक थीम पार्क जो विकसित करने की जो योजना बनाई गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों, ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखिए ये प्रश्न आपके लिए यूपी स्पेशल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है दोस्तों, वो भगवान राम की जो कहानी है उसको दिखाने के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड जो है, रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना बनाई। कहाँ पे दोस्तों, अयोध्या में। तो रामलैंड जो है एक तरीके से ये डिज्नी पार्क पर जो है ये एक तरीके से स्थित है, डिज्नी पार्क की तर्ज पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये रामलैंड होगा। ठीक है, डिज्नीलैंड की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किस उद्देश्य से, तो भगवान राम की कहानी को दिखाने के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो आगंतुकों को, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए मनोरंजन, खान पान के साथ सीखने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो आगंतुक आएंगे उनको एक तरीके से भगवान राम के जीवन के बारे में सारे लोगों को मनोरंजन के माध्यम से जो है एक तरीके से इस पार्क के माध्यम से लोगों को बताना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। यहाँ पे देखें तो ये वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में अयोध्या का जो विकास किया जा रहा है दोस्तों, वो किस पहल के तहत किया जा रहा है, तो अयोध्या विजन 2047। ठीक है, इसके इस पहल का हिस्सा है जिसमें देखा जाए पर्यटन, बुनियादी ढांचा, आवास, चिकित्सा ऊर्जा, संस्कृति, शहरी विकास, परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली लगभग 260 परियोजनाएं जो हैं वो शामिल की गई हैं। पहल के तहत देखिए क्या होगा, कुछ परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी मिशन, बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, ओवरहेड बिजली आपूर्ति, केबलों को साफ करना, घाटों का सौंदर्यीकरण,
जो सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना जो है ये शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, ये जो पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है अयोध्या विकास के लिए, तो ये किस विजन के तहत दोस्तों? तो अयोध्या विजन 2047 का ये हिस्सा है, ठीक है, जिसमें ये जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। और भगवान राम के जीवन से वाकिफ कराने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए थीम पार्क भी बनाया जा रहा है। किसकी तर्ज पे दोस्तों? तो डिज्नीलैंड की तर्ज पे बनाया जा रहा है, नाम इसका रामलैंड जो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा एकता हार्बर किस राज्य, किस देश में स्थित है? ठीक है, एकता हार्बर जो है ये बंदरगाह है जो कि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है मालदीव पे, ठीक है, मालदीव में ये स्थित है, जिसका विकास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी भारत और मालदीव में, ठीक है, उथरूथिलापालू जो कि ये जगह है मालदीव में, एटोल, ठीक है, ये माले जो कि मालदीव की राजधानी उसके कुछ मील दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये उथरूथिलापालू एटोल के सिफारू में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल के लिए एक बंदरगाह, क्या नाम है दोस्तों? एकता हार्बर का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया है। तो एकता हार्बर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, मालदीव में किया जा रहा है। और देखा जाए तो ये एक भाग है, ये परियोजना में से एक है जो तटरक्षक बल का जो विकास है, जो कि भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना है, ठीक है, किसके लिए? मालदीव के लिए। उसी का ये एक हिस्सा है एकता हार्बर, जिसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसके निर्माण की जो उद्घाटन किया गया, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, वो मालदीव दौरे पे गए थे, 1 तारीख से लेकर के 3 मई तक थे, और बहुत सारे जो है उन्होंने कार्य किए, ठीक है। इसी दौरान जो है उन्होंने इस हार्बर का जो है एकता हार्बर का क्या किया? उन्होंने उद्घाटन भी किया है। उद्घाटन क्या है? एक तरीके से उसके निर्माण कार्य की योजना, जो परियोजना है, उसकी शुरुआत की है। ये देखा जाए तो यूटीएफ हार्बर जो प्रोजेक्ट है, इसकी घोषणा देखिए 2021 में की गई थी, फरवरी में की गई थी, जब देश के विदेश मंत्री यानी कि श्री जयशंकर जी जब मालदीव के दौरे पे गए थे, उस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो है घोषणा की थी। तटरक्षक बल की बात करें एकता हार्बर की, तो इसकी आधारशिला देखिए किसके द्वारा रखी गई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की जो उनकी समकक्ष यानी कि जो मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी, उनके द्वारा जो है ये रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी एक जहाज भी जो है एक तरीके से उपहार के रूप में भारत की तरफ से मालदीव को दिया गया है, कौन सी जहाज है उसका नाम बताइए, मैंने आपको ये चीज बताई है। दोस्तों बात करें मालदीव की, देखिए ये हिंद महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी दोस्तों माले है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया है, और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी तथ्य के, जैसे कि भारत के द्वारा जो मालदीव को जो कुछ उपहार दिया गया है, उसमें देखिए क्या है। तो भारत ने देखिए 2020 में मालदीव को डोर्नियर विमान तोहफे में दिया था, और 2019 में एक गश्ती जहाज भी दिया था। वहीं देखा जाए 2022 में भारत ने माले को कोस्टल रडार सिस्टम भी प्रदान किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की अमेरिका और किस देश ने हाल ही में वाशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो जो है वाशिंगटन डिक्लेरेशन पे भारत, यहाँ पे माफ करिएगा, अमेरिका और किस देश ने दोस्तों हस्ताक्षर किया है? तो ये देखा जाए दोस्तों तो ये दक्षिण कोरिया, ठीक है। यहाँ पे जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में वाशिंगटन डिक्लेरेशन पे भी हाल ही में जो है हस्ताक्षर हुआ है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों की 17वीं, ठीक है, वर्षगांठ के अवसर पर, जैसा कि 70 वर्ष हो गया, माफ करिएगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय संबंध की, और इसकी जो है इस अवसर पे इन दोनों ही देशों ने यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति के रूप में वाशिंगटन घोषणा यानी कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया। किससे दोस्तों? न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति के रूप में। दोनों देश द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य देखिए क्या है? उत्तर कोरिया को क्षेत्रीय आक्रामकता, ठीक है, आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। वहीं देखा जाए इस समझौते में देखिए क्या है, कोरियाई प्रायद्वीप में एक क्या किया जाएगा, देखिए क्या क्या कार्य किया जाएगा इस समझौते के तहत। तो सबसे पहले जो कोरियाई प्रायद्वीप है, वहां पे एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात किया जाएगा, ठीक है, ताकि जैसा कि उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया के आपस में बीच संबंध नहीं होता, तो एक तरीके से सुरक्षा के लिए, ठीक है। और एक परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया के परमाणु क्षेत्र में जो कोई भी प्रगति हो रही है उस विषय में जानकारी प्रदान करने की जो है रूपरेखा तैयार की गई है इस जो है समझौते के तहत, इस घोषणा पत्र के
के साथ, ठीक है। ये देखा जाए जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये अप्रसार संधि की पुष्टि की है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया अपनी स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण का प्रयास नहीं करेगा, इसके बजाय गठबंधन पर निर्भर रहकर डिट्रेंस उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट वाशिंगटन डिक्लेरेशन है, जो कि उत्तर कोरिया के जिस तरीके से जो आक्रामक नीति है उत्तर कोरिया की और चीन के खिलाफ, ठीक है, चीन की, उसमें जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये जो है डिक्लेरेशन, ये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अभी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी टीम ने देखिए एक इंडियन अमेरिकी है जिनका नाम है नीरा टंडन, ठीक है। उनको घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है, ये जो टीम है जो बाइडेन की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन अमेरिकी को किया गया है, ये इंडियन अमेरिकी है नीरा टंडन, इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा, ध्यान रखिएगा मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा है, ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड की जो पुलिस है उसने देखिए तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर ध्यान रखिएगा स्वच्छता को बनाए रखने के उद्देश्य से जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने ऑपरेशन मर्यादा जो है एक विशेष अभियान चलाया है, ठीक है। तो ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो पर्यटन स्थल होते हैं, उनमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो उत्तराखंड के महानिदेशक है दोस्तों, उन्होंने बताया, पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने बताया कि इस अभियान का देखिए उद्देश्य क्या है, जो गंगा किनारे अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उनको पकड़ना है, यानी कि जो है गंगा किनारे गुंडागर्दी करने वालों को, और साथ ही साथ अगर कोई वहां पे ड्रग्स बेच रहा है तो ड्रग्स बेचने वालों को तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर पर्यटन स्थलों को कोई प्रदूषित करने के प्रयास कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये जो है इसके तहत ये सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा, और इसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार भी हाल ही में किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ और भी चीजें जो कि करंट अफेयर में थी, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिलई कला समारोह आयोजित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा किया गया था। वहीं देखा जाए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह दोस्तों आयोजित किया, कहाँ किया था, बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ में। वही देखा जाए हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 64वें बीआरओ दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया दोस्तों, कहां किया, नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था या मंत्रालय ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली की शुरुआत की है, तो कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर है सी। तो यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने देखिए ने जारीकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली की शुरुआत की है। तो LEI जो प्रणाली है, ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो प्रणाली है वो सेबी के द्वारा जो है ये क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। और ये प्रणाली दोस्तों क्या करेगा, गैर परिवर्तनीय जो है अपना परिवर्तनीय, ठीक है, गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा है, ठीक है। बात करें इस प्रणाली की तो ये वित्तीय लेन देन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचान करता है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रणाली का, तो वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाना जो विशिष्ट रूप से प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करता है जो वित्तीय लेन देन के लिए एक पार्टी जो है, ठीक है। इसके ये देखिए कितना कोड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा जो है ये प्रणाली जो है ये 20 अक्षर का कोड होगा जो कानूनी रूप से विशिष्ट संस्थाओं की पहचान करता है जो वित्तीय लेन देन में संलग्न है। तो 20 कोड का ये होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कानूनी इकाई पहचानकर्ता जो है शुरुआत की गई है प्रणाली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। दोस्तों बात करें सेबी के बारे में तो देखिए सेबी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 12 अप्रैल को हुई थी, 1992 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत हुई थी। मुख्यालय दोस्तों क्या है, मुंबई है। अध्यक्ष की बात करें माधुरी पुरी बुच जो कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, वर्तमान में माधुरी पुरी बुच है, ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बन रहा है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भारत का पहला है, किस राज्य में बन रहा है दोस्तों, असम में बन रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए।
तो देखिए असम में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए अभी जो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री देखिए क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने देखिए असम में जो है जोगी घोपा, ठीक है ध्यान रखिएगा, असम में कहां बन रहा है, जोगी घोपा में बन रहा है और ये भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के स्थल का दौरा इन्होंने किया है। ठीक है, उनके इस दौरे का उद्देश्य दोस्तों क्या है, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना। ठीक है, जो परियोजना है जो कि निर्माण कार्य किया जा रहा है, ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि असम के जोगी घोपा में बन रहा है, उस पर उसकी समीक्षा इन्होंने किया है, इसके निर्माण कार्य की। इस पार्क को देखा जाए जो बनाया जा रहा है, ये पार्क को भारत की जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, उसके तहत विकसित किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, इससे पहले देखा जाए तो ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा रहा था इस परियोजना का, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा असम के जोगी घोपा में किया जा रहा है। ठीक है, इस पार्क को देखा जाए किससे किससे, सड़क से भी जोड़ा जाएगा, रेल से, वायु से, जलमार्ग से, तो एक तरीके से देखा जाए परिवहन के हर क्षेत्र से जो है इस परियोजना को जोड़ा जाएगा, इस पार्क को जोड़ा जाएगा। इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है 317 एकड़ भूमि पे किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है असम के जोगी घोपा में। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ और भी तथ्य की जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन किया गया कहाँ दोस्तों, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। वहीं देखा जाए भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद के तेलंगाना में। ये सब पहले के करंट अफेयर है लेकिन रिवीजन के लिए जरूरी है आपकी। वहीं देखा जाए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ दोस्तों, जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। वहीं देखा जाए ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों, कौन, हिमाचल प्रदेश। वहीं देखा जाए मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्विंज का उपयोग करने वाला भारत का जो पहला राज्य दोस्तों बन गया है वो बन गया है केरल। वहीं देखा जाए भारत के पहले ठीक है अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ किया जा रहा है, ये यानी कि समुद्र के अंदर जो टनल है, सुरंग है, वो मुंबई में किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने भी कल ही बात किया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया किसे, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। वहीं भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया किसे, पी कृष्ण भट्ट को। अपना पहला इतालवी सीरीज जीता है किससे दोस्तों, नेपाल ने जीता है। वही हाटबद्रा मयूरभंज में ब्रह्म कुमारी केंद्र के व्यसन मुक्त उड़ीसा अभियान का शुभारंभ किया किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोग में। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।